हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो हम विम्य सूत्र पढ़ चुके हैं, विम्य सूत्रों के अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से कुछ रैंडम क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, पीछे एग्जाम्पल्स में भी मिल सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस ट्राई करें। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ ले रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो अगर मान लो तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाए विम्य सूत्रों के अनुप्रयोग में से, जो हमने अलग अलग पढ़े हैं। एक हमने कहा कि भौतिक समीकरणों की सत्यता जांच करने के लिए, दी गई भौतिक राशि में संबंध स्थापित करने के लिए, और एक हमने कहा एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने के लिए। तो अगर हमें यहाँ कहा जाए कोई भी एक की संबंध स्थापित करना हो या फिर उसकी सत्यता जांचनी हो, जैसे एक क्वेश्चन कहा जाए कि दो आधार के बीच में, जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ रखा मैंने, एक यहाँ रखा दूसरे किनारे पे, और इन दोनों के बीच में एक धागा बांध दिया जाए। ऐसे हमें धागा पूरा बांध दें, इन दोनों के बीच में बांध दें, पूरा टाइटली बांध दें, डोरी बांध दी, एक धागा बांध दिया हमने। अब जैसे इसे विस्थापित किया जाता है तो इसमें कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन उत्पन्न होते हैं तो उसमें आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब परिभाषा आवर्ती और आवर्तकाल की। तो हम कहते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। एक चक्कर या एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है, ठीक है। जबकि एक सेकेंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या या दोलन की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जो आवृत्ति है, जैसे ही उसको हम कहते हैं धागे खींच के विस्थापित करें, विस्थापित करोगे तो उसमें इस तरह से वाइब्रेशंस होंगे, कंपन होंगे। तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो आवृत्ति होगी, उस आवृत्ति का मान, जो डोरी में उत्पन्न आवृत्ति है, उस आवृत्ति का मान है n = 1/2L √mg/m। n जो है वो आवृत्ति है, L धागे की लंबाई है, mg डोरी में उत्पन्न तनाव है, डोरी में उत्पन्न तनाव, और जो स्मॉल m है वो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। मतलब द्रव्यमान बटा लंबाई है, ठीक है। तो अब इन सभी के विमेय सूत्र हमें पता होने चाहिए। फिर हमें पता है कि सत्यता जांचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी सूत्र की सत्यता जांच रहे हम यहाँ। तो सत्यता जांचने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तब हम कहेंगे वो समीकरण सही है, अदरवाइज वो समीकरण गलत है। तो उसकी सत्यता जांचनी हमें। तो सत्यता जांचने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें विमाएं लिखनी पड़ेगी। तो n यानी कि आवृत्ति की विमा लिखो। तो आवृत्ति हम कहते हैं 1 बटा आवर्तकाल यानी कि 1 बटा समय। तो ये हुआ m0 L0 t-1। फिर L क्या है, धागे की लंबाई है। तो लंबाई के लिए क्या लिखोगे, m0 L1 t0। फिर mg जो है वो डोरी में उत्पन्न तनाव है, डोरी में उत्पन्न तनाव, तनाव यानी कि बल के बराबर है, बल होता है। और ये mg है, तनाव बल के बराबर है mg, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण है। तो द्रव्यमान के लिए हम लिखते हैं m1, त्वरण यानी कि g के लिए क्या लिखोगे, L1t-2, L1t-2। ये हो गया m1 L1t-2 बल का विमेय सूत्र हो गया ये। फिर देखो स्मॉल m के लिए द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई के लिए, तो द्रव्यमान के लिए m1 बटा लंबाई मतलब L-1 t क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई आ गया। देखो अपने पास समझ में आ रहा है, ये सभी के लिए जो हम लिख रहे हैं
सबकी विमाएं हमें पता होनी चाहिए कि विमाएं किस प्रकार लिखी जाएगी। तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इनको हम हल करें आगे, ये सभी मान रखते हुए हल करें इस फॉर्मूले में। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखो सबसे पहले LHS बराबर LHS यानी कि N, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है N है, यानी कि आवर्ती है। तो N के लिए विमा क्या आई, वो रही m0 L0 t माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, अब राइट हैंड साइड में संबंध तो एक ही है। अगर दो होते अलग अलग, जैसे बीच में प्लस माइनस आता तो हम कहते हैं कि अलग अलग होते वो, लेकिन हमें तो एक ही संबंध देना है यहाँ। तो राइट हैंड साइड बराबर 1/2L। तो 1/2 के लिए तो विमा कोई नहीं आएगी, विमाहीन राशि है। L के लिए जब लिखोगे तो वो L1 आया, बाकी सब तो जीरो हुए। फिर देखो रूट mg, m के लिए m1, g के लिए L1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2 डिवाइड में स्मॉल m प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m, जिसमें m1 L माइनस 1, m1 L माइनस 1। इनको सॉल्व करो, देखो तो ये 1/L1 रहा यहाँ, स्क्वायर रूट में m1 कैंसिल हो गया, ये L ऊपर जाके क्या बनेगा प्लस का, तो L2 t माइनस 2। फिर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लोगे तो बचेगा अपने पास L1 t माइनस 1/L1। तो L भी कैंसिल हो रहा देखो, यानी कि राइट हैंड साइड में ओनली क्या बच गया t माइनस 1। ये राइट हैंड साइड के लिए है। ओके, RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास विमा क्या थी, m0 L0 t माइनस 1, मीन्स ओनली t माइनस 1 बचा था। और राइट हैंड साइड में भी क्या आया, ओनली t माइनस 1 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आए, दोनों बराबर है। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हुए और बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई भौतिक समीकरण सत्य है। ये हमने सत्य साबित कर दिया कि ये जो समीकरण हमें दी गई वो एकदम सही है, विमीय अनुरूप से सत्य है। ओके, और भी हम इसके अलावा एग्जांपल्स कर सकते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर और प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि विमीय सूत्र ऊपर से निकल जाए। जैसा मैं 11th क्लास में जब पहली बार पढ़ रहा था तो पता नहीं सर क्या M L T, ये सर कोई ABCD भी नहीं आती। ABC तो सब बोलते हैं, ये M के बाद L आते हैं, L के बाद T लाते हैं, ये पता नहीं कौन सा नियम है। हाँ, तो MLT प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। अब हम कहते हैं एक और क्वेश्चन कि अगर तुम्हें कहा जाए कि किसी वर्ताकार सड़क से गुजरते हुए वाहन, किसी वर्ताकार सड़क से गुजरते हुए वाहन पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल, देखो नया शब्द आ गया, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय दो होते हैं, एक सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, दो फोर्स होते हैं। तो यहाँ हम बात करें अभिकेंद्रीय बल की, तो हम कहते हैं कि जैसे मान लो ये वर्ताकार सड़क है, गाड़ी ऐसे मुड़ रही है, तो एक तो इस तरफ बल लगता है केंद्र की ओर, एक बाहर की ओर बल लगता है वर्ताकार सड़क से बाहर की ओर। तो जो अंदर की ओर बल लगता है उसको हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो वो अभिकेंद्रीय बल ही उसको गतिमान रखता है, जिससे अपनी गाड़ी अनबैलेंस नहीं होती है। तो उस अभिकेंद्रीय बल का मान F का मान हमें क्वेश्चन में कहा गया कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है और उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो बताओ कि अभिकेंद्रीय बल F का सूत्र क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल F का सूत्र क्या होगा। तो देखो हमने क्या कहा था पहले कि जिसके लिए हमें सूत्र पूछा जाए उस राशि को लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो सूत्र हमें पूछा गया F के लिए, तो यहाँ हम F को रखेंगे, ये रहा F। अब ये कह रहा है कि F किन पर निर्भर करता है, तो एक तो निर्भर करता है द्रव्यमान पे,
एक निर्भर करता है वेग पे, एक निर्भर करता है त्रिज्या पे। यही कहा था हमने कि जिन कारकों पर निर्भर करता है उन सभी को समानुपाती में रखेंगे, उनका गुणनफल रखेंगे। तो हमने रखा F समानुपाती m इंटू वी इंटू आर। फिर इनकी घातें मानते हैं, A, B, C, इन सभी की घात मानते हैं। m की घात, v की घात, r की घात, तीनों की हमने घात मान ली। तो m की घात a मान ली, v की घात b मान ली, r की घात हमने c मान ली। अब देखो इन सभी की विमीय सूत्र लिखेंगे। तो F हम कहते हैं कि अभिकेंद्रीय बल होता है। F क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल। तो बल के लिए विमा हमें पता होनी चाहिए, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। फिर देखो m के लिए, m क्या है? द्रव्यमान। m क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान के लिए हम विमा क्या लिखते हैं? m1 लिखते हैं, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। फिर v क्या है? v है अपने पास वेग। वेग के लिए विमा हम क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेकेंड L1 T-1। फिर r यानी कि वर्ताकार पथ की त्रिज्या है, ये रेडियस है, तो त्रिज्या यानी केवल लंबाई का मान हुआ, क्या आएगा? L1। देखो सारे विमीय सूत्र हमने रख दिए। MVR जो था अपने पास राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड होने का बल है F है, इन सभी के विमा लिख दी। अब क्या करें? ये सारे विमीय सूत्र हम यहाँ रखें इस संबंध में, यहाँ रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा m1 L1 T-2। ओके, ये तो एज इट इज रखें। फिर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और देखो बराबर रखोगे तो वहाँ एक समानुपाती नियतांक ले सकते हैं हम, जैसे k लिख सकते हो, या समानुपाती में रहने देते हैं ये। फिर m की घात e, तो m की जगह क्या रखना है? विमीय सूत्र m1, घात क्या है? e, v ये रहा v L1 T-1, घात क्या है? b। फिर r की जगह क्या रखोगे? L1, घात क्या उसकी? c। अब देखो संबंध स्थापित करना हो तो हमें ABC तो ज्ञात करना होता है। ABC ज्ञात करते हैं हम, तो अब ABC ज्ञात करने के लिए पहले तो इसको एक तुल्य सूत्र के रूप में लिखो, और फिर समतुल्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। तो यहाँ आएगा m1 L1 T-2, ये आएगा समानुपाती में, m1 की घात क्या हो गई? a हो गई। m की घात अपने पास क्या हो गई? a गुणा a अपने पास a हो गया। फिर l की घात 1 इंटू b, t की घात माइनस b, फिर l की घात c। घात की घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो 1 इंटू ए अपने पास ए हो गया, 1 इंटू बी हो गया, माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, 1 इंटू सी हो गया। ओके, चलना धीरे धीरे, आराम से देखें इसको। तो देखो अब जिनके आधार समान उनकी घातें जुड़ जाती है, तो L की घात यहाँ B है, यहाँ C है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज m1 L1 T-2। राइट हैंड साइड को अगर देखें, ME L टू दी पावर क्या है? B प्लस C, और T की घात क्या है? माइनस B। ओके, T की पावर क्या हो गई? माइनस B हो गई। अब हमें तुल्य का सिद्धांत काम में लेना है, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है, और वो हमें कहता है कि जो ABC अपने पास घातें हैं MLTs की, वो बराबर करनी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं हमें बराबर करनी है, तो बराबर लिखें। देखो तो यहाँ अपने पास m मतलब घात A, तो यहाँ कितना है? 1 है।
तुल्यता के सिद्धांत से A इक्वल टू क्या हो गया 1। फिर देखो यहाँ तो b प्लस सी है, अपने पास b भी नहीं है c भी नहीं है, तो पहले मैं ये t वाली पावर ले लूँ, वहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी इक्वल टू टी की पावर या माइनस बी यहाँ कितनी है -2 है। देखो तो b इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया है, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 2 आ गया। अब l की घातें देखो वो है b प्लस सी, यहाँ l की घात कितनी है 1। अब b हमें पता है b बराबर कितना आया 2 आ रखा है, तो 2 प्लस सी बराबर 1, ये 2 उधर ले जाओ माइनस का बनेगा 1 माइनस 2, मतलब सी इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। सी इक्वल टू क्या आ गया नेगेटिव आया, -1 आया। तो ए इक्वल आया अपने पास 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू आया -1। ए बी सी तीनों मान आ गए। अब ये तीनों मान जो ए बी सी के आए हैं अपने पास, वो यहाँ घात के रूप में लिख देंगे, एम वी आर की घात के रूप में लिख देंगे, तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बन गया देखो f समानुपाती m टू दी पावर a, तो a इक्वल टू कितना 1, ये v टू दी पावर b, b इक्वल टू कितना 2, r टू दी पावर c कितना -1 है। तो जिसकी पावर माइनस में आई उसको डिवाइड में ले जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, f समानुपाती m v स्क्वायर बटा r की घात क्या हो जाएगी यहाँ प्लस e, ये संबंध आ गया। देखो f समानुपाती m v स्क्वायर बटा r, ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है, ध्यान रखना। ये किसका सूत्र है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है अपने पास, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये हमें याद रखना है। F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ध्यान से देख लें इसको वापस, अच्छे से पता होना चाहिए हमें। ओके, हो गया कंप्लीट। आगे चलें फिर, चलो मतलब करते हैं, हो जाना चाहिए। फोटो ले लें इसकी, और फोटो को अपने दिमाग में बिठा लें अच्छे तरीके से, हमेशा याद रहनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमें कहा जाए कि ध्वनि का वेग, जब ध्वनि किसी माध्यम में गमन करती है, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो ये ध्वनि तरंगें हैं, अभी ये किसी माध्यम में चल रही है, तो ध्वनि का माध्यम में वेग दो कारक पर निर्भर करता है, एक तो दाब पर और एक माध्यम के घनत्व पर। एक तो किस पर, इस वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, और एक जो माध्यम है उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। तो बताओ कि ध्वनि में वेग, ध्वनि का माध्यम में वेग का सूत्र क्या होगा। सुनाया कि यदि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग वायुमंडलीय दाब तथा घनत्व पर निर्भर करता है, तो वेग का सूत्र क्या होगा, वो सूत्र हमें स्थापित करना है कि v का मान क्या होगा। जैसे ये v है, ये v किन दो कारकों पर निर्भर कर रहा है, एक तो दाब पर और एक घनत्व पर, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। d लिखा मैंने, रो भी लिख सकते हैं हम घनत्व के लिए, और d भी लिख सकते हैं। तो जो वेलोसिटी है वो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक प्रेशर पे और एक डेंसिटी पे। तो बताओ कि इनमें संबंध क्या होगा। संबंध स्थापित हम कर सकते हैं। v हमने क्या कहा, v ध्वनि का वेग है, t क्या है दाब है, d क्या है घनत्व है, डेंसिटी है। ये फैक्टर्स हमें कहे गए। तो पहला काम अपना क्या है, तो पहला काम अपना है कि इन सभी के लिए v में सूत्र रखे जाएं। तो v में सूत्र रखो, ध्वनि का वेग, वेग यानी क्या हुआ मीटर पर सेकेंड, L1 t - 1।
50 दाब। तो दाब के लिए जब रखोगे तो दाब के लिए आता है, देखो दाब के लिए क्या होता है, फॉर्मूला पता है, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि वो होता है अपने पास m1 L1 T-2 अपॉन प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब L2। तो L में चेंजेस होता है, मतलब कि m1 L-1 T-2, ये दाब का भी सूत्र ध्यान रखें, m1 L-1 T-2। फिर आते हैं घनत्व के लिए। तो घनत्व के लिए भी हमने विमित सूत्र लिखा है पहले। घनत्व हमने कहा था द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो घनत्व के लिए हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि द्रव्यमान के लिए m1 प्रति एकांक आयतन मतलब L-3T क्या होता है, इसमें 0 होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, बटा आयतन मतलब L-3। तो अब इनमें संबंध स्थापित करना, तो इनके विमित सूत्र रखो। और हमें पता है कि जिनके लिए संबंध स्थापित करना है वहां घातें मान लेते हैं हम, a b, जैसे हमने इनकी घातें मान ली। अब इन घात के तो मान ज्ञात करने हैं, मतलब a और b के मान अगर अपने पास आ जाए तो इनमें संबंध आ जाएगा। तो रख दो मान। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं पहले तो L1 T-1 समानुपाती। सबसे पहले रखो दाब के लिए m1 L-1 T-2। घात क्या रखेंगे, a। फिर आते हैं घनत्व के लिए m1 L-3 T0 तो रखने की जरूरत नहीं है, घात क्या है d। ओके, m1 L-1 T-2 m1 L-3, ये हो गए अपने पास। अब क्या करें, L1 T-1 समानुपाती में यहाँ घात की घातें गुणा होगी, तो m की घात 1 गुणा a क्या हो जाएगा, m की घात a हो गई। L की घात यहाँ क्या हो जाएगी, -1 इंटू a माइनस a, t की घात -2 इंटू a माइनस 2a। फिर देखो आगे m की घात 1 इंटू b, m टू दी पावर b हो गई। L की घात -3 इंटू b, तो -3b हो गई। ये आ गई विमित सूत्र हमने रखे। अब जिनके आधार समान हैं उनकी घातें जोड़ दी जाए। आधार समान है तो क्या करेंगे, घातें जोड़ देंगे। जोड़ दो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, इसको तो ऐसे ही पड़ा रहने दो। L1 T-1 राइट हैंड साइड में देखें तो m की पावर यहाँ a है, यहाँ b है, जुड़ेगी तो घातें बन जाएगी a प्लस b। फिर L की घात देखो, यहाँ है -a, यहाँ है -3b, तो -a -3b। t की घात -2a, ये तो एज इट इज रहेगी -2a। ओके, ये mlt रख दिए हमने, सारे रख दिए मान। अब आगे चलते हैं तो L1 T-1 समानुपाती में देखो एग्जैक्ट सॉल्व हो चुका है, एग्जैक्ट सॉल्व हो गया, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा यहाँ पे तुल्यता का सिद्धांत ले लेते हैं, संतुल्यता, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो यूज करोगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं t की घात -2a, यहाँ कितनी है -2a इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। क्यों लिया कि इससे सीधा a का मान आ जाएगा, वरना इनसे देखो a b में संबंध है, a b में संबंध है तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो -2a इक्वल टू -1 मीन्स a इक्वल टू क्या हो गया -1/-2 मीन्स a इक्वल टू क्या बन गया 1/2, ये आया। फिर देखो चाहे m की घात लो चाहे l की घात लो, हम सीधा कर सकते हैं। तो m की घात लेते हैं a प्लस b बराबर, इधर m की घात 0, a बराबर कितना था 1/2 बराबर 0। ये 1/2 इधर ले जाओ, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा।
तो a इक्वल टू कितना आ गया प्लस हाफ और b इक्वल टू कितना आ गया माइनस हाफ। तो a और b दोनों के मान आ गए, a और b दोनों के मान आ गए अपने पास। इन दोनों मान से ये संबंध बन जाएगा देखो। तो v समानुपाती हम लिखेंगे p की घात कितनी है a मतलब कितना 1/2 इंटू d की घात कितनी है -1/2 मीन्स v समानुपाती p की घात 1/2 बटा d की घात 1/2। घात 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है उसका। तो ये हो जाएगा v समानुपाती √p/d। बस सिंपल सा है, हो गया मामला कि v समानुपाती √p/d। ओके।